नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम वंश की, अर्थात लोदी वंश की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझिएगा, लोदी वंश के शासक। पहली बात, एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, उसमें गौर कीजिए कि इस वंश के अंतर्गत मैं सभी वंशों के, कहने का मतलब है जो आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, उनके सभी के कार्यों और उपाधियों और भी जितनी चीज़ें हैं उनमें हम अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिर्फ ये बहलोल लोधी या लोधी वंश की ही बात नहीं की गई है इस वीडियो में। सारी सल्तनत काल के जितने भी कार्य हुए हैं, जितने भी उपाधियां थी, उन सब में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो लोधी वंश के शासक की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो शासन चला था वो चला था 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस बात पे गौर करना है। और इस समय के बीच में जो हमारे शासक आए वो केवल 3 शासक आए। कौन? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और आपके इब्राहिम लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी के शासन में बाबर अटैक कर देता है और फ्रेंड्स वहाँ से चालू हो जाता है मुगल शासन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर पे, अर्थात बहलोल लोधी पे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम सबसे पहले बहलोल लोधी की, जो आपके 1451 से 1489 तक शासन चलाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, यह लोधी वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला एक शासक भी था। एक बात और फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब ये शासन पर बैठे थे, ठीक है, तो इनको बहलोल शाह गाजी की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि दी गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। वहीं आगे बात करें तो ये कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठे, ठीक है, बल्कि ये सदैव कालीन पर ही बैठा करते थे। इनके चारों तरफ इनके अमीर बैठते थे। क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो याद रखना है फ्रेंड्स, आपका उत्तर होगा बहलोल लोधी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की जो टंका के मूल्य का 1/3 थी। ठीक है, यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। ठीक है फ्रेंड्स, बहलोल लोधी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित करके जौनपुर भी दिल्ली में मिला लेने का काम करते हैं। ठीक है, एक बात और समझिए, बहलोल लोधी जो थे फ्रेंड्स, अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारते थे? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना फ्रेंड्स, ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? मकसद ए अली कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। अगले शासक आए आपके सिकंदर लोधी, जो 1489 से 1517 तक शासन में रहे। अब देखिए, पहले एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बनते हैं। ठीक है, और लोधी वंश के सबसे प्रतापी शासक के रूप में भी सिकंदर लोधी को जाना जाता है। ठीक है, इनके पिता बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे और ये जो थे तीसरे नंबर के थे। ठीक है, और इनका नाम निज़ाम खां भी था। कहने का मतलब है, निज़ाम खां कहकर इनके पिता बहलोल लोधी इनको बुलाया करते थे। लेकिन बाद में ये सिकंदर लोधी के नाम से सुल्तान बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिकंदर लोधी के प्रमुख कार्य क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में भारी मात्रा में पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए, 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में आगरा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, चलिए इनके और कार्य देख लेते हैं। इन्होंने कृषि विकास के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, सिकंदर लोधी एक लेखक भी था और वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था। ठीक है, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम रखा हुआ था।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को समान नजरों से देखता था, यह समान प्रेम करता था, और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवाने का कार्य भी करता था। एक बात और फ्रेंड्स बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो आपका गजे सिकंदरी यहाँ पर दिख रहा है, जो आपका ऊपर गजे सिकंदरी दिख रहा है, इसमें एक गज में 30 इंच हुआ करते थे। कितने इंच हुआ करते थे? एक गज में 30 इंच हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगले शासक आए आपके इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक शासन ले जाते हैं। देखिए ये दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, खतौली का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1518 ईस्वी में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ और उस युद्ध में राणा सांगा की विजय हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। एक बात आपको याद रखनी है, तो सेना तो इसकी बड़ी थी, लेकिन ये युद्ध हार जाता है इब्राहिम लोदी। उसका कारण क्या था फ्रेंड्स, वो हम आगे चर्चा करेंगे। होता क्या है फ्रेंड्स, बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। उस समय भारत में तोपें नहीं थी, और बाबर जो है भारी मात्रा में तोपों का प्रयोग करता है, और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग इस युद्ध में हुआ था। किसमें? तो पानीपत के युद्ध में, जो लोदी और बाबर के बीच हुआ था। देखिए इसके दो प्रमुख तोपची थे, जिनका नाम अली और मुस्तफ़ा था। फ्रेंड्स, ये एक बार में भारी मात्रा में जब तोप चलाते थे तो नुकसान करते थे, जनहानि होती थी। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, और इस पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बावजूद इसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया था। ठीक है, हारने का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया, क्योंकि बाबर के पास जो थी तोपें थीं। ठीक है, और तोप जो थी उस समय एक अत्याधुनिक हथियार के रूप में उस युद्ध में प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखिए इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी था जो युद्ध में मारा गया, वरना फ्रेंड्स युद्ध में शासक नहीं मारे जाते थे। फिर देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत काल का संपूर्ण खात्मा हो जाता है, और इसके साथ भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस पद्धति का यूज किया था, तो आपको याद रखना है तुगलमा पद्धति का यूज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सुल्तान के पदाधिकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे, कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत जो सुल्तान के पदाधिकारी हुआ करते थे उनके पद क्या हैं ये समझ लीजिए। देखिए नायब ए मुमालिकात। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? नायब ए मुमालिकात। अगर नायब ए मुमालिकात लिखा है तो वो भी सही है। देखिए सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी होता था। कहने का मतलब अगर सुल्तान नहीं है तो उसके बाद जो नायब ए मुमालिकात होते थे फ्रेंड्स, ये सारे शासन का कार्य संभालते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसका कार्य उपराष्ट्रपति संभालते थे। ठीक है, देखिए दीवान ए खारिज, दीवान ए आरिज, तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। अगर पूछता है दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। ठीक है, देखिए दीवान ए रसालत, इसको समझ लेते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था। ठीक है, जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। कौन होता था फ्रेंड्स? विदेश मंत्री होता था। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है फ्रेंड्स कि विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करने वाले को क्या कहते थे? दीवान ए रसालत, अमीर ए हाजिब, दीवान ए आरिज या नायब ए मुमालिका। तो आप उत्तर लगाएंगे दीवान ए रसालत। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अमीर ए हाजिब,
तो यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। तो 4 पद फ्रेंड्स आपकी ये समझ में आ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला पद आपके सामने आ गया दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की थी। इसका मुख्य कारण मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल एवं भूमि की खेती योग्य बनाना था। कहने का मतलब भूमि को खेती के योग्य बनाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता था, कोई पहाड़ी क्षेत्र वहाँ खेती निर्माण का कार्य करना होता था, तो ये कौन करता था? तो दीवान ए अमेर को ही करते थे। ठीक है, दीवान ए खैरात, इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। किसे? दीवान ए खैरात। देखिए ये दान विभाग होता था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। ठीक है, इसके सिवा एक और फ्रेंड्स आपका पदाधिकारी का वो था, इसके सिवा दीवान ए वकूफ भी एक पद था। ठीक है, जिसका कार्य खर्चे के ब्यौरे को तैयार करना होता था। ठीक है, कहने का मतलब है ये वित्त समस्याओं से संबंधित दीवान ए वकूफ पद था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने पदाधिकारी देखे, अब बात करेंगे सल्तनत काल के प्रमुख कर। इन करों को भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खराज या खिराज, खराज या खिराज, तो देखिए यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए उस्र होता था, यह मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था। ठीक है, कहने का मतलब जो मुस्लिमों से लिया जाता था वो उस्र लिया जाता था, और खराज या खिराज जो था ये गैर मुस्लिम, कहने का मतलब जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे लिया जाता था। वहीं बात करें खुम्स की, तो खुम्स सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में राज्य का हिस्सा होता था। कुछ हिस्सा फ्रेंड्स इसमें सोल्जर्स को जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए बात करेंगे जजिया कर की, तो देखिए ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक व्यक्ति कर था। ठीक है, इसे मुंडकर भी कहा जाता था। किसे? तो जजिया कर को। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, ब्राह्मण जजिया कर नहीं दिया करते थे। ये बात भी आपको याद रखनी कि जजिया कर कौन नहीं देता था। तो फ्रेंड्स 4 लोग नहीं देते थे। कौन कौन? तो स्त्री, बच्चे, वृद्ध और ब्राह्मण जो है ये 4 कर नहीं दिया करते थे। एक बात और समझ लेनी है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया कर वसूला था, ये बात आपको ध्यान, कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में हिंदुओं से जजिया कर किसने वसूल किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूल किया था। ठीक है, ज़कात, देखिए ये मुसलमानों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। ठीक है, फिर देखिए हर्ष ए सर्व, ये सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 हुआ करता था। चरी कर फ्रेंड्स ये चारागाह से संबंधित था। ठीक है, फिर देखिए कुबद उल इस्लाम मस्जिद, कार्य देख लीजिए फ्रेंड्स, ये दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फ्रेंड्स यहाँ के बाद हम बात करेंगे उनके द्वारा किए गए निर्माण। ठीक है, कहने का मतलब है जो उनके द्वारा निर्माण किए गए थे उनमें चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था। यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स उनको तुड़वाकर किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अजमेर में। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था या करवाया था। एक संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार, देखिए ये दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रथम मंजिल का निर्माण ही केवल इसने करवाया था। ठीक है, अब देखिए इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। बाकी का बचा हुआ कार्य जो है फ्रेंड्स वो इल्तुतमिश करवाता है। इल्तुतमिश कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर शासन कर रहे थे तो इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे। ठीक है, देखिए फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने से चौथी मंजिल जो है वो ध्वस्त हो जाती है। तब फिरोज तुगलक संगमरमर से चौथी एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस मतलब जो आपकी कुतुब मीनार थी इसमें 3 लोगों ने कार्य किया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे सीरी के किले पर। सीरी का किला, तो देखिए ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? दिल्ली में, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सीरी का किला कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स अब अलाई दरवाजे की, तो देखिए अलाई दरवाजा जो है आपका ये दिल्ली में स्थित है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
ये सल्तनत काल की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जमायत ए खाना मस्जिद। ठीक है, कौन सी? जमायत ए खाना मस्जिद। तो ये फ्रेंड्स कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन के समय खिज्र खान के द्वारा करवाया गया। ठीक है, सल्तनत काल की पहली इमारत जो इस्लामी शैली से निर्मित है वो है आपकी जमायत ए खाना मस्जिद, जो कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो खिज्र खान ने करवाया था। अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स छप्पन कोट के बारे में। तो देखिए ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया। ये गयासुद्दीन तुगलक का महल था। ठीक है, और ये किसका बना हुआ था फ्रेंड्स? तो सुनहरी ईंटों का बना था। क्या? छप्पन कोट। फ्रेंड्स लगभग जितने इन्होंने कार्य करवाए वो सब दिल्ली में ही करवाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था फ्रेंड्स ये दिल्ली में स्थित है। निर्माण की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह मकबरा झील के मध्य निर्मित करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो देखिए ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मैंने आपको बताया सब दिल्ली में ही स्थित हैं, जितने भी दिल्ली सल्तनत के कार्य हुए हैं। ठीक है, जिसको सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया। यह भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। ठीक है, किसका? दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मोठ की मस्जिद। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, SSC GG कई बार पूछ चुका है। ठीक है, देखिए ये दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सामने की दीवार में फ्रेंड्स 5 मेहराबदार द्वार हैं। कैसे? मेहराबदार द्वार हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आने वाले सारे कार्य, उसके बाद सारी उपाधियां और जितने भी फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉपिक थे और जितना भी आपका साम्राज्य था उस पर चर्चा कर दी है फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी आपको इसका संपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगली क्लास जो मिलेगी आपको तो वो दिल्ली सल्तनत काल का प्रैक्टिस सेट मिलेगा।